नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और सबसे पहले आज हम शुरुआत कर रहे हैं। इस वक्त एक खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन का दूसरा डोज ले लिया है और उन्होंने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। पहला डोज प्रधानमंत्री ने 1 मार्च को लिया था। इस वक्त हम जानते हैं कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं देश में और अमेरिका के बाद 1 लाख के मामले पार करने वाला जो है हमारा देश दूसरे नंबर पर आ गया है और पिछले 2 दिनों से लगातार 1 लाख के पार हैं मामले। और कहीं ना कहीं ये चिंता अब सताने लगी है कि क्या वैक्सीनेशन जो है वो पूरे सारी उम्र जो है उसकी जो उम्र की जो पाबंदी है वो उसे हटा दिया जाए और हर उम्र के लोगों को दिया जाए। कम से कम 18 पार के जो लोग हैं उनके लिए ये बात साफ तौर पर अब कही जा रही है। लेकिन इस वक्त तस्वीरें यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप देख रहे हैं, जिन्होंने वैक्सीन का दूसरा डोज ले लिया है और हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं एम्स अस्पताल में उन्होंने ये टीका लिया है। और इस वक्त बेहद जरूरी है ये बात पहुंचना उन लोगों के लिए जिनके जहन में ये चल रहा है कि अगर वैक्सीन लग भी जाता है तो कोरोना हो सकता है, तो फिर वैक्सीन लेने का फायदा क्या। लेकिन ये समझना बेहद जरूरी है कि अगर वैक्सीन आप लगवा ले रहे हैं, दोनों डोज आपको लग जा रहे हैं, तो उसके बाद जो बीमारी की, जो कोरोना महामारी की गंभीरता है उससे आप बच सकते हैं। आप अस्पताल में भर्ती होने से बच सकते हैं, मौत होने से बच सकती है। यानी कि जो इस बीमारी की गंभीरता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है वैक्सीनेशन के बाद। हालांकि एहतियात आपको तमाम बरतने होंगे, ये बात बिल्कुल सही है। 2 नर्स हम देख रहे हैं कि इस वक्त वैक्सीन लगा रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और दूसरा डोज पीएम ने आज ले लिया है। आगे बढ़ते हैं, चुनाव की बात करते हैं। बीजेपी की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नोटिस जारी कर दिया है। ममता बनर्जी पर सांप्रदायिक आधार पर वोट मांगने का आरोप लगाया गया है। कूच बिहार रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ममता बनर्जी के उस बयान पर निशाना साधा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिमों को एक होकर वोट बंटने देना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा था कि इसका मतलब ये हुआ कि ममता बनर्जी ये मान चुकी हैं कि मुस्लिम वोट बैंक उनके हाथों से फिसल चुका है। इस बार बंगाल के विधानसभा चुनाव में हर विधा के लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। नेता कार्यकर्ता तो हैं ही, फिल्म स्टार और खिलाड़ी भी मैदान में हैं। 3 खिलाड़ियों की राजनीतिक पारी पर नजर डाल रहे हैं हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती, जिसमें से 2 क्रिकेटर हैं और 1 फुटबॉलर। पूर्व क्रिकेटर अशोक डिंडा बीजेपी का मैनिफेस्टो लेकर के प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मतदाताओं के बीच जाकर परिवर्तन की बात करते हैं। टीएमसी के ऊपर जो इतना जो हम लोग का परिवर्तन के ऊपर परिवर्तन होने का जो वादा था वो किसी भी तरह से मतलब 10% भी सक्सेस नहीं हुआ है। अभी पब्लिक चाहता है कि बीजेपी आए, बीजेपी गवर्नमेंट आए, क्योंकि सोनार बांग्ला गढ़ने के लिए जो मोदी जी का जो निर्माण है वो उनका हाथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग बीजेपी ज्वाइन किए हैं। ये है भारत के पूर्व गोलकीपर कल्याण चौबे। ओलंपिक समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भारत की नुमाइंदगी कर चुके हैं और इस बार बीजेपी का गोल पोस्ट बचाने में लगे हैं। देखिए, नेतृत्व देने की तो इसके पहले भी मेरी सौभाग्य हुई जब मैं फुटबॉल खेलता था, और जिस कारण से मैं कहूँगा कि नेतृत्व देना अब मेरा चरित्र में आ गया है। वो फुटबॉल मैदान में मैं नेतृत्व दिया करता था और अभी मैं राजनीतिक मैदान में हूँ और मैं मोदी जी की एक छोटा सा सिपाही हूँ। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की अनुशासन रहेगा, जिस तरह से हमारे विकास के रूपरेखा रहेगी, उसी के तरफ अपना नेतृत्व भी जाएगा। हाल तक ही आईपीएल की क्रीज पर बैटिंग करने वाले मनोज तिवारी इस बार चुनावी क्रीज पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वो तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर मैदान में हैं। बंगाल की जो अग्निकन्या है हमारी ममता बनर्जी, जो लड़ाई की अनुप्रेरणा है, उनके लिए मैं आया हूं, उनका हाथ मजबूत करने के लिए। और इस समय मजबूत करने आया हूं जब हमारे दल के कुछ नेता, जो गद्दार जिसे हम कह सकते हैं, वो दीदी को छोड़ के इस मौके पे चले गए। इसलिए एक महिला को हराने के लिए इतने नेताओं जो झूठे वादे करके अपना हमारा देश चला रहा है, उन नेता उस तरफ चले गए हैं। इसलिए दीदी को मैं बचपन से ही बहुत मानता हूं। जब से होश संभाला हूं राजनीति के मैदान में, तब से उनको श्रद्धा करता हूं और अग्निकन्या के साथ हमेशा से रहना चाहता हूं, क्योंकि मेरा ये जन्मभूमि है और कर्म भूमि है और मरूंगा भी इसी मट्टी में। इसीलिए मैं दीदी को हमेशा साथ दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
2016 में विधायक बने क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला को शायद राजनीति की पिच रास नहीं आई। इसी साल उन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़ दी। इससे लगता है कि दूसरे क्षेत्रों से राजनीति में आने वाले अधिकतर लोग सफल नहीं रहे हैं, चाहे वो क्रिकेटर अजहरुद्दीन हो या फिर कई अन्य फिल्मी कलाकार। हालांकि सितारों के राजनीति में आने पर लोगों की राय भी बटी हुई है। कुछ अच्छा नहीं, वो लोगों को माने क्रिकेट और फुटबॉल का ही नॉलेज होगा, पॉलिटिशियन का कोई नॉलेज नहीं होगा। पॉलिटिशियन के लिए पॉलिटिक्स लेके पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए अब जो तो मैं भी खड़ा हो गया तो मैं क्या पढ़ पाऊंगा क्या? मैं तो कॉमर्स का हूँ। नॉलेज तो नहीं है, कुछ नॉलेज है नहीं है। ये तो फेयर का क्या लाया है, बस चले जा रहा है। तो लोकल लोगों को टिकट देना चाहिए ऑब्वियसली। तो बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, ये जो नेतागिरी करना प्लेयर्स के बस में नहीं होता है। वो आ तो जाते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं होते हैं। अब है नहीं है, वो लोग डिसाइड करेंगे। नहीं बस में होगा, लोगों को नहीं पसंद आएगा, नकार देंगे। जैसे कि अजहरुद्दीन भी आए लेकिन उसके बाद राजनीति छोड़नी पड़ी। कोई भी आदमी राजनीतिक में अगर सेलिब्रिटी आता है, उसका समझ लीजिए कहानी खत्म। बंगाल का चुनाव इतनी शिद्दत से लड़ा जा रहा है कि वोट खींचने के लिए लगभग हर पार्टी ने नामी चेहरों पर दांव लगाया है। खेल के इस मैदान से लेकर के सियासत के मैदान तक इन खिलाड़ियों का खेल अभी जारी है। कोई छक्का मारना चाहता है तो कोई गोल्डन गोल करने के फिराक में है। लेकिन इन खिलाड़ियों का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वो अपनी राजनीतिक पारी कितने अच्छे ढंग से खेलते हैं। कोलकाता से कैमरामैन राकेश के साथ मनोरंजन भारती, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और चुनाव के बीच बढ़ते मामले जो हैं कोरोना के, वो भी चिंता बने हुए हैं और इसलिए सख्ती अब बढ़ने लगी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 9 से 19 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया गया है। रायपुर की अगर बात करें तो 11 दिनों का ये लॉकडाउन पूर्ण लॉकडाउन होगा। इससे पहले छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 6 से 14 अप्रैल के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन एक बार फिर से यहां पर मामले हम देख रहे हैं तेजी से बढ़े हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लखनऊ में 8 अप्रैल से 16 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है। ये कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लगाया जाएगा और सिर्फ ग्रामीण लखनऊ में ही लागू नहीं होगा, बाकी सब जगहों पर ये लागू किया जाएगा। प्रयागराज और वाराणसी में भी आज से नाइट कर्फ्यू शुरू हो रहा है। उधर लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के वीसी और करीब 40 डॉक्टरों को एक साथ कोरोना हो गया है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी 118 साल पुरानी देश की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल यूनिवर्सिटी में से एक है। लखनऊ में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है और यूपी के करीब 1/3 जो कोरोना के मरीज हैं वो लखनऊ में ही हैं। उधर बड़ी तादाद में जनता जो है वो कोविड नियमों का उल्लंघन कर रही है और ये भी एक बड़ी वजह है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो सबके कोरोना का इलाज और कोरोना की जांच करती है, अब खुद इसका शिकार हो गई। लखनऊ में कोरोना के विस्फोट के बाद मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अपने सभी विभागों में स्क्रीनिंग शुरू की तो वीसी समेत इतने डॉक्टर्स कोरोना के शिकार निकले। कुछ विभाग स्क्रीन करा लिए गए हैं और अभी तक वर्तमान में जो हमारी स्थिति है, लगभग 30 से 40 जो चिकित्सक हैं रेजिडेंट्स, उनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है और हमारी ये स्क्रीनिंग अभी जारी रहेगी। लखनऊ में कोरोना का विस्फोट हो गया, लेकिन अस्पतालों में बेड तकरीबन नहीं हैं। जिन वार्डों को पहले कोरोना वार्ड बनाया गया था, अब वे आम वार्ड बन गए हैं। ऐसे में कोरोना मरीजों को भर्ती करने की गंभीर समस्या है। सरकार कोरोना प्रभावित बड़े शहरों में इलाज के इंतजाम के लिए अफसरों की विशेष टीमें भेज रही है। सारी जो पूरी कोरोना की लड़ाई की रणनीति है, जिसमें कि टेस्टिंग, उपचार, हॉस्पिटलाइजेशन, तदुपरांत जो मरीजों के साथ वार्ता, इन सब की पूरी व्यवस्थाएं ये टीम जाएगी, समीक्षा करेगी, ये सुनिश्चित कराएगी कि जो व्यवस्थाएं सबसे बेहतर हैं वो व्यवस्थाएं इन जनपदों में की जाएं। कोरोना इतना फैलने के बावजूद ज्यादातर लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग मानते हैं और ना ही मास्क लगाते हैं। पुलिस कहीं सख्ती करती है तो लोग विरोध करते हैं। आजमगढ़ में बिना मास्क के व्यापारी से पुलिस का विवाद हुआ तो वो उसे इस तरह ले गई। बाद में इसके खिलाफ व्यापारियों ने थाने पर प्रदर्शन किया, जिन पे लाठीचार्ज हुआ। लेकिन अफसोस की बात है
इसके खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन करने वाले आधे व्यापारी खुद मास्क नहीं लगाए थे। उनको जो है चालान करने का ही अधिकार है, उसको मुझसे कैसे भी वसूल कर सकते थे, लेकिन मारपीट करके मुझको चोरों की तरह घसीट के और मेरा जो है पूरा मान मर्दन करते हुए जो है कोतवाली तक मेरी बारात निकालना, ये उनका अधिकार नहीं। यूपी में कोरोना के मामले एक महीने में बुरी तरह बढ़े हैं। 7 मार्च को यूपी में कोरोना के 117 केस आए। 6 अप्रैल को यूपी में कोरोना के 5,928 केस आ गए। 7 मार्च को लखनऊ में कोरोना के 13 केस आए। 6 अप्रैल को लखनऊ में कोरोना के 1,188 केस आ गए। 7 मार्च को प्रयागराज में कोरोना के 5 केस आए। 6 अप्रैल को प्रयागराज में कोरोना के 915 केस आ गए। 7 मार्च को वाराणसी में कोरोना के 7 केस आए, जबकि 6 अप्रैल को वाराणसी में कोरोना के 711 केस आ गए। इस दूसरी लहर में कोरोना पहले से ज्यादा तेजी से फैल रहा है और आनन फानन में लोग मौत के मुंह में भी जा रहे हैं। ऐसे में बचाव ही सबसे अच्छा रास्ता है। अस्पतालों में कोरोना के इलाज का इंतजाम तो सरकार को करना है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन तो जनता को खुद करना होगा और अगर नहीं होगा तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। आजमगढ़ में रवि प्रकाश और लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। बिहार की बात करते हैं, जहां पर पिछले सोमवार को मधुबनी में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या ने सनसनी फैला दी थी। ये मामला अब राजनीतिक तूल भी पकड़ता जा रहा है और परिवार ने आरोपियों पर राजनीतिक संरक्षण का भी आरोप लगाया। इस बीच इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले 4 मुख्य अभियुक्त की बुधवार सुबह गिरफ्तारी हो गई है। ये बच्चे जब होली के दिन रंग खेल रहे थे तब इनके पिता की हत्या कर दी गई। एक तालाब में मछली मारने को लेकर विवाद इसकी वजह बना। ज्यादातर हमलावर इसी इलाके के थे और पहचान भी लिए गए, लेकिन इनमें से ज्यादातर की गिरफ्तारी बुधवार को हो सकी। मधुबनी के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के जो मोहम्मदपुर गांव में जो घटना हुई थी, जिसमें 5 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, उसमें 35 व्यक्तियों पर नामजद केस और अज्ञात पर रिहा दर्ज किया गया था। इसमें से 10 अभियुक्तों की गिरफ्तारी तो पहले ही हो गई थी। 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हाल में ही हुई है, आज हुई है, कुछ हुई है, और कुछ अभियुक्तों के विरुद्ध कुटकी जब्ती की कार्रवाई भी की जा चुकी है। इस मामले में नीतीश मंत्रिमंडल के एक मंत्री नीरज बबलू ने परिवार वालों से मिलने के बाद कहा था कि ये घटना पुलिस की लापरवाही का परिणाम है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सत्तारूढ़ दल की मिलीभगत की वजह से पुलिस पहले दिन से दबाव में रही। बिहार में सैकड़ों हत्याएं और अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है। प्रतिदिन लोग जो हैं वो मर रहे हैं और अब तक मुख्यमंत्री जी ने, चाहे कोई भी घटना हुई हो, उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया या कॉन्डोलेंस में 2 शब्द भी उन्होंने बयान नहीं किया। सबसे बड़ी बात है वह है कि अगर क्राइम हुआ है तो उस पर तेजी से एक्शन होना है। जिसने भी क्राइम किया उसको छोड़ना नहीं है और तेजी से ट्रायल भी कराने का प्रयास। तो ये सब चीज़ के बारे में उस पर लोग लगे हुए हैं। इसने जो किया है और जिस पर जो केस दर्ज किया गया है, उन सभी लोगों के गिरफ्तारी का और एक काम हो रहा है, तो इसलिए किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में हर दिन एक नया तथ्य सामने आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे बिहार में दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।